Hello students, good morning. Welcome to Shortcut. We are continuing our chapter number 1 from our science book. The name of the chapter is crop production and management. So in my first video, we have already studied that what is agricultural practices, and we studied about the different practices that are involved in the agricultural activities. So among these, the first topic, that is preparation of soil, that was complete, and we have learned about different methods like tilling, plowing, etc. And today we will start from our next topic, that is sowing. Sowing का मतलब होता क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे. सोइंग का मतलब होता है बोना. बोना मतलब बीज बोए जाते हैं, उसको कहा जाता है सोइंग. तो हम कह सकते हैं कि सोइंग जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सोइंग. बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड. फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. अब आप देखिए, पहली बात तो ये कि जो उगाने से पहले, फसल बोने से पहले, सबसे पहली बात ये होती है कि ऐसे सीड्स को ढूंढा जाए या ऐसे सीड्स को बोया जाए जो अच्छी क्वालिटी के हों, साफ सुथरे हों और हेल्दी हों और एक अच्छी वैरायटी हमको दे सकें. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है हाई यील्ड. हाई यील्ड का मतलब होता है ज़्यादा पैदावार. ज़्यादा पैदावार का मतलब कि खेत के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन दे. हमें ऐसी जो वैरायटी है सीड्स की वो चुननी चाहिए. अब देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक किसान है जो कि 10 एकड़ में खेती कर रहा है और उसके जो सीड्स उसने उगाए थे, उस सीड से उसके हर एक एकड़ में सिर्फ 10 क्विंटल गेहूं हुआ. तो 10 क्विंटल के हिसाब से उसके पूरे खेत के अंदर 10 एकड़ के अंदर हुआ सिर्फ 100 क्विंटल गेहूं, क्योंकि एक क्विंटल के अंदर 10 क्विंटल, एक एकड़ के अंदर 10 क्विंटल हुआ, तो 10 एकड़ के अंदर कितना हुआ, 100 क्विंटल. ठीक है. अब दूसरा किसान था जिसने अच्छी क्वालिटी के सीड्स लिए, जिसकी वैरायटी बहुत अच्छी थी, जो कि हाई यील्ड देने वाले सीड्स थे. उस सीड को उसने उगाया, तो उसने भी 10 एकड़ में खेती की, लेकिन उसके हर एक एकड़ में 20 क्विंटल गेहूं हुआ. तो 10 एकड़ में 20 क्विंटल के हिसाब से हो गया 200 क्विंटल, यानी कि उससे ऑलमोस्ट डबल हो गया. उसका 100 क्विंटल था 10 एकड़ में, इसका 200 क्विंटल. तो ये जो है, ये कहते हैं हम कि हाई यील्ड. हाई यील्ड मतलब ऐसे गेहूं, ऐसे बीज लगाना जो कि ज़्यादा यील्ड दें. यील्ड का मतलब पैदावार, हिंदी में यील्ड को कहा जाता है पैदावार. तो ज़्यादा पैदावार वाले बीजों को सिलेक्ट करना ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है. तो सोइंग का यही पहला स्टेप रहता है. Selection of seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float. अब यहाँ पर जो पहेली और बूझो दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उनमें से एक कैरेक्टर जो है वो कह रहा है कि मैंने एक दिन अपनी माँ को देखा कि वो कुछ बीज को एक पानी से भरे एक बर्तन में डाल रही हैं और कुछ समय के बाद कुछ जो सीड्स थे वो पानी पर तैरने लगे. Are there seeds which float in water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter. Therefore they float on water. तो जहाँ पर जैसे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि जब माँ ने एक वेसल, एक बाल्टी लीजिए, चलिए बाल्टी के अंदर कुछ बीज डाले और उसमें से कुछ बीज जो थे वो ऊपर तैरने लगे और बाकी बीज पानी में डूब गए. अब इससे क्या पता लगा भाई जी? इससे हमें ये पता लगता है कि जो कुछ बीज जो थे वो तैरने लगे, इसका मतलब हल्के थे? नहीं, वो हल्के नहीं थे, जबकि वो कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा लिए गए थे. वो अंदर से खोखले हो चुके थे, होलो हो चुके थे, जिस कारण से वो पानी के ऊपर तैरने लगे. अगर वो डूब जाते तो इसका मतलब दे वर ऑफ गुड क्वालिटी. तो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वो खराब सीड्स थे, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगे. दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस. तो इस मेथड के द्वारा आप अच्छी सीड्स को खराब सीड्स से अलग कर सकते हैं. अब देखिए, खेत के अंदर अगर आप डायरेक्ट बो देंगे जाके और उसमें बहुत सारी सीड्स ऐसी होंगी जो कि खराब हैं,
तो आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। आपको तो जो खेत में जो आपने उगाया है वो कब पता लगेगा, जब फसल नहीं होगी अच्छे से, तब आपको पता लगेगा ओ माय गॉड, मेरे तो जो सीड्स मैंने उगाए थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर हम उन सीड्स को इस मेथड के द्वारा, यानी कि उसको पानी में डुबो के जब पानी में भिगोएंगे तो क्या होगा, जो अच्छी सीड्स हैं वो डूब जाएंगी और जो खराब सीड्स हैं वो तैरने लगेंगी। तो इस मेथड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी सीड्स अच्छी हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो सबसे पहले बीज को उगाने से पहले अच्छी सीड्स के बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। और उसके टूल्स की बात की जाए जो कि सोइंग के लिए यूज़ में होते हैं। टूल्स मतलब अब सोइंग, पहले कुछ जगहों पे तो हाथों से बुआई की जाती है, लेकिन आजकल मॉडर्न मेथड्स भी आ गए हैं जिससे बुआई की जा सकती है। बुआई मतलब सोइंग। नाउ ट्रेडिशनल टूल्स की बात करते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। आपने एक, जिसको हम हिंदी में कुप्पी बोलते हैं, कुप्पी मतलब आपने देखा होगा कैरोसिन के स्टोव आते हैं, उस स्टोव के अंदर अगर हमें कैरोसिन डालना है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कुछ भी हमें डालना है लिक्विड, तो उसके ऊपर एक फनल रखा जाता है। आप जानते हैं ना कुप्पी तेल की, जो ऐसे हम बात करते हैं कोन के शेप में होती है। तो वो जो है यहाँ पर सोइंग के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें एक फनल टाइप का, एक फनल शेप का एक टूल होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू दैट फनल, पास डाउन थ्रू 1 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स पास इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। अब क्या होता है, ये देखिए, आप यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसकी बात हम कर रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये देखिए कुप्पी जैसे, ये नहीं जैसे कि आप तेल डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये जो है इसमें सीड्स भर दिए जाते हैं और इसके नीचे पाइप होती है और पाइप के आगे मतलब थोड़ा खुदाई करने की पावर होती है। पाइप नीचे तीखी होती है जिस कारण से ज़मीन के अंदर खुदाई, यानी कि ज़मीन में गहरी, ज़मीन थोड़ी गहरी खुद जाती है और ऊपर से सीड जाकर वहाँ पर गिर जाते हैं। तो सीड्स थोड़ी गहराई पर गिरते हैं, इससे उनको उगने में सहायता मिलती है। तो ये जो मेथड आप देख रहे हो, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, ये हमारा पुराना मेथड है खेती का। अब हम दूसरा मेथड हमारा देते हैं, वो है सीड ड्रिल। आप यहाँ पर पिक्चर में जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सीड ड्रिल। इसको सीड ड्रिल कहा जाता है। आज की अगर बात की जाए तो सीड ड्रिल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है आजकल, क्योंकि आप देख सकते हैं पुरानी पिक्चर जो हमने देखी थी इसमें देखिए बैलों का यूज़ किया जा रहा है और आज के टाइम पे बैलों का यूज़ तो बहुत ही कम होता है, या तो हम कहेंगे कि नहीं होता है। लेकिन आजकल ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं तो ये ट्रैक्टर के पीछे फिट हो जाता है, ये जो है सीड ड्रिल। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये इस प्रकार से बना है कि ये सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे गिराएगा और इक्वल डेप्थ पे गिराएगा, यानी कि जो अंदर गहरा होगा वो भी इक्वल होगा और जो दूरी होगी उनके बीच में वो भी इक्वल रहेगी। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इसमें ये भी एक फ़ायदा रहता है कि इसमें जब सीड नीचे गिर जाती है तो उसके ऊपर मिट्टी भी खुद ब खुद जमा हो जाती है इस मेथड के द्वारा, इस टूल के द्वारा। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब सीड्स जो है उनको हम ऊपर क्यों नहीं रख सकते और ज़मीन के अंदर गाड़ना क्यों जरूरी होता है? इसका कारण है कि अगर हम सीड को ऊपर ही रखेंगे और अंदर नहीं गाड़ेंगे तो उसकी जो पक्षी रहते हैं जो खेतों में, वो पक्षी उस बीज को खा जाएंगे तो आपकी फसल नहीं होगी। तो इसीलिए उसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो इसके द्वारा, अगर आप सीड ड्रिल के द्वारा अगर आप बुआई कर रहे हो, सोइंग कर रहे हो, तो इसका आपका समय भी बचेगा और आपको देखिए एक्यूरेसी भी मिलेगी, यानी कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे ये सब होगा। नाउ आगे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इस बच्चे के द्वारा, दो कैरेक्टर्स जो हैं बूजो और बहेली। तो बूजो पूछ रहा है कि एक नर्सरी के अंदर मैंने देखा, मेरे स्कूल के पास में नर्सरी थी, तो उसके अंदर कुछ जो पौधे थे उनको बैग्स में डाल के रखा गया। आपने देखा होगा बैग के अंदर डाल के रखा हो, यानी कि नीचे से उसको पैक किया गया एकदम। तो पहेली बताती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं
जैसे कि पैडी, पैडी को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पैडी मीन्स चावल, राइस। तो पैडी जो है उसको जब उगाया जाता है तो पैडी के बीज नहीं उगाए जाते हैं, पैडी उगाने के लिए पैडी का पौधा लगाया जाता है। तो पैडी का पौधा जो है, उस पौधे को, छोटे छोटे पौधे होते हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैडी का पौधा किस तरह का होता है। और पैडी जो है वो ऐसा होगा, तो मैं आपको वीडियो के एंड में पैडी के पौधे की एक पिक्चर दिखाऊंगा जो आप आसानी से उसको देख के समझ सकते हैं कि पैडी किस प्रकार से उगाया जाता है। तो पैडी जो है उसके बीज नहीं उगते हैं, इसको उगाने के लिए पौधा जो है, छोटा सा पौधा रहता है इसका, और इसको डायरेक्टली वहाँ पर प्लांट किया जाता है। तो वैसे ही कुछ और भी पौधे रहते हैं, कुछ और भी फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, फूलों वाले पौधे, जिनको डायरेक्टली ज़मीन में नहीं उगाया जाता है बीज के माध्यम से, बल्कि उनको नर्सरी में थोड़ा उगाया जाता है। छोटे छोटे पौधे जब वो बन जाते हैं फिर उनको खेतों में ले जाकर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अभी ये जो प्लांट्स हैं इनको इक्वल डिस्टेंस पे रहना क्यों जरूरी है, एक ही जगह पर ज़्यादा क्यों नहीं होने चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो पौधे हैं इनको एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब बराबर मात्रा में चाहिए। और इसमें जो ज़मीन से मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़मीन से जो ये लेते हैं सॉइल से, इनकी जड़ों के द्वारा, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। तो जब इनको हम एक ही जगह पर ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो क्या होगा, इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, ज़मीन से इनको न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, ज़मीन से पानी भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा, इस कारण से इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो इसी कारण से हम पौधों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना, इसको बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इस बात को तो समझ सकते हैं कि एक ही जगह पर अगर ज़्यादा पौधे होंगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो वो मर जाएंगे पौधे, या फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब इसके अंदर पौधे जब उगा दिए गए हैं तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र और मैन्योर, यानी कि खाद वगैरह जो है, केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह है, वो सब डालना भी हमें पड़ता है। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, कि पौधे जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं ना, आजकल बच्चों को कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये चीज़ें पिलाई जाती हैं छोटे बच्चों को, आप भी पीते होंगे में भी। तो इसका कारण क्या है कि उसमें बताया जाता है टेलीविज़न के अंदर कि जो बच्चे हॉर्लिक्स पीते हैं वो दूसरे बच्चों से, बच्चों के मुकाबले जल्दी बढ़ते हैं, ऐसा उनका दावा है। तो जिस प्रकार से हॉर्लिक्स और ये चीज़ें आप लोगों को दी जाती हैं, या एक अच्छा फूड दिया जाता है आपको ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, जल्दी हो, आपका दिमाग अच्छे से काम करे, तेज़ हो दिमाग आपका, और आप फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग और फिट बन जाएं, उसी प्रकार से फर्टिलाइजर्स जो हैं और मैन्योर जो है, ये भी वही चीज़ है जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देती हैं सॉइल के अंदर, यानी कि जो प्लांट्स हैं हमारे, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, मैन्योर या फर्टिलाइज़र। क्योंकि हम पौधों को कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बूस्ट ये नहीं पिला सकते हैं, इसलिए हमें उनको क्या देना पड़ता है, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। आगे बताया गया है यहाँ पर, बूजो कुछ और पूछ रहा है। ये बूजो बीच में बहुत क्वेश्चंस इसके माइंड में रहते हैं, देखिए क्या पूछता है ये। बूजो पूछ रहा है, आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। अब बूजो के मन में इतने प्रश्न उठते हैं, इसका नाम हम बूजो से निकाल के अगर हम क्वेश्चन बैंक रख दें तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो बूजो को हम जवाब देते हैं अभी। बूजो पहले पूछ रहा है कि भाई मैंने पड़ोस में एक फार्म देखा तो उसमें तो पौधे बहुत कमज़ोर थे, जबकि दूसरे फार्म में देखा वहाँ तो पौधे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छे थे, तो इसका रीज़न क्या है। तो चलिए इसका रीज़न खोजने की कोशिश करते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plants. अब आपको पहले तो मैं ये समझाता हूँ कि इसका कारण क्या है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जानते हैं कि क्या आपको रोज एक ही खाना दिया जाएगा तो क्या होगा। चलिए हम एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा सा लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि व्हाई दिस हैपन्स। अब देखिए, आपके घर के अंदर आप दो भाई बहन हो, ठीक है। अब आप दोनों के साथ आपके कजिन ब्रदर, दो ब्रदर और आ गए, चलो चाचा के बेटे ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो अब आप घर में कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हो गए। यू आर एंजॉइंग अ लॉट, मज़ा आ रहा है खेलने कूदने में, ठीक है। लेकिन अब घर के अंदर जो बिस्किट्स की बात की जाए, बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं घरों में आजकल, वैरायटी ऑफ बिस्किट्स आर देयर। तो मम्मी जो है वो आपके हिसाब से बिस्किट ला के रखती है, ठीक है। और अब आपके घर में 4 बच्चे हो चुके हैं, तो उसमें क्या होगा, अभी आपके घर में जो ये कोई भी एक बिस्किट का नाम हम ले लेते हैं, जैसे कि घर में पार्ले जी है, ब्रिटानिया है, हाइड एंड सीक है और बर्बन है, बहुत सारे हैं। अब इनमें से आपको बर्बन पसंद है, आपकी सिस्टर को भी बर्बन पसंद है और बाकी बिस्किट्स भी हैं घर में, और अब आपके दो जो कजिन्स हैं उनको भी बर्बन पसंद है। तो क्या होगा कि जब भी आप बिस्किट खाने बैठेंगे चारों जने, तो चारों एक ही पैकेट लेंगे बिस्किट। एक पैकेट मतलब आप सब कौन सा बिस्किट खाना पसंद करेंगे? बर्बन, क्योंकि आप सबको वो पसंद है। और बाकी बिस्किट्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं खाओगे ज़्यादा। तो क्या होगा, पहले क्या होता था, आपकी जो रेंज होती थी, यानी कि आपका वो बिस्किट 1 महीना चलता था जो भी मम्मा लाती थी, लेकिन अब वो बिस्किट्स जो है अब वो 10 दिन में ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि उनको खाने वाले लोग बढ़ गए हैं। अब वो जो बिस्किट है आपका वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिस्किट ख़त्म हो गया और बाकी आपको पसंद नहीं है, ना ही आपके कजिन्स को पसंद है, तो वो बाकी पड़े रहेंगे। लेकिन जो बिस्किट्स आपको पसंद थे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ये वैरायटी जो थी, यानी कि आप चेंज कर करके खाते थे, अब वो सब डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अब आपको जो एक ही तरह के बिस्किट थे वो कंप्लीट आपके पास से गायब हो चुके हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। उसी प्रकार जो हमारी सॉइल है, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो है जैसे मैंने आपको अलग अलग तरह के बिस्किट्स बताए, सॉइल के अंदर भी अलग अलग तरह के बिस्किट्स के रूप में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर आप हर बार फसल उगाते रहोगे। आपने गेहूँ उगाया, अब देखो हर एक, जैसे आपको बर्बन पसंद था वैसे ही गेहूं को जो चीज़ पसंद होगी, यानी कि गेहूं को उगाने के लिए जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, वो न्यूट्रिएंट क्या करेगा, गेहूं यानी कि वीट जो हमारा है वो ज़मीन में से वो न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा लेता रहेगा। अब आपने इस साल गेहूं लगाया और गेहूं ने ज़मीन के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए थे उसको उसने ले लिए। अगली बार फिर लगाया, फिर गेहूं ने न्यूट्रिएंट्स ले लिए जो उसको चाहिए थे। तीसरी बार फिर लगाया, उसने जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे फिर ले लिए। तो इस तरह करते करते क्या होगा, एक समय आएगा जब उस न्यूट्रिएंट की कमी उस सॉइल के अंदर हो जाएगी। हाँ, इस सॉइल के अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स तो बराबर पड़े रहेंगे जो गेहूं यूज़ नहीं कर रहा है। जैसे आपके घर में बाकी बिस्किट बराबर पड़े थे ना, जो आपको पसंद नहीं थे, आपके कजिन्स को पसंद नहीं थे, वो बिस्किट तो पड़े रहे, लेकिन जो आपको पसंद थे बर्बन वो ख़त्म हो गए। वैसे ही सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट सॉइल को पसंद है, इसको वीट को पसंद है, या वीट जिसके लिए वीट को उगने के लिए जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी हैं, यहाँ पर हम पसंद की बात नहीं करेंगे लेकिन ज़रूरत की बात करेंगे, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो जो चीज़ उनको चाहिए वो वही लेते हैं। तो जो प्लांट्स को वीट को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सॉइल में, यानी कि उसकी कमी होने लगेगी। तो इस प्रकार जब आप वीट बार बार उगाते जाओगे, 2-3 बार तो अच्छा हुआ, लेकिन चौथी बार जब आपने वीट उगाया तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। रीज़न क्या है कि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, एक खेत के अंदर अच्छा गेहूं खड़ा है और एक खेत के अंदर अच्छा नहीं है। रीज़न इज़ व्हाट, कि उस खेत के अंदर कंटिन्यूसली गेहूं बार बार उगाया जा रहा था, जिससे उसके अंदर सॉइल के अंदर से क्या खत्म हो गए हैं, न्यूट्रिएंट्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर कम हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए इसके लिए सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं मैन्योर, मतलब इस पदार्थ की, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई है इसको पूरा करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। पहला तो देखिए, लैंड जो रहता है उसको खाली छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। और दूसरा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। उस ज़मीन को अगर आप थोड़े समय के लिए खाली छोड़ दोगे, यानी कि आप बर्बन बिस्कुट को नहीं खाओगे, एक दिन छोड़ दोगे बीच में और दूसरा ले लोगे, तो आपका एक पैकेट बढ़ जाएगा जो कि अगले दिन काम आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर फैलो या अनकल्टिवेटेड, यानी कि उस ज़मीन को आप खाली छोड़ दो, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं उगाओ, तो क्या होगा, वो सॉइल जो है वो अपने आप रिकवर कर लेगी अपने आप को, फिर से उस न्यूट्रिएंट में खुद ब खुद वो बढ़ोतरी कर लेगी। लेकिन अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं, कंटिन्यूस खेती करते रहोगे, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी होना उसके अंदर लाजमी है।
और ऐसे में उन पौधों के अंदर अगर हम अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैन्योर का उपयोग किया जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फसल के अंदर जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए हमें ज़मीन के अंदर मैन्योर को ऐड करना पड़ता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. We have already learnt about vermicomposting in class 6th. अब मैन्योर क्या है? अब मैन्योर का मतलब क्या होता है? वैसे तो मैंने बताया कि खाद होती है, लेकिन मैन्योर का यहाँ पर जो मतलब वो ये है कि जो गांव के अंदर गोबर वगैरह, आप जानते हैं गाय भैंसों का जो एक्सक्रीटा है, गोबर रहता है, वो घरों के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऑर्गेनिक यानी कि जो कि नेचुरली हमें मिलती है, जैसे कि आप ले सकते हैं सब्जियों के छिलके हो गए, गाय भैंसों का गोबर हो गया, घर में जैसे मुर्गियां वगैरह पालते हैं लोग, उनका जो एक्सक्रीटा हो गया, इन सब चीज़ों को, इवन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते गिर जाते हैं, जो पत्ते टहनियाँ गिर जाती हैं, उनको भी मिलाकर एक गड्ढे में डाल दिया जाता है सारा कुछ, और उस गड्ढे के अंदर धीरे धीरे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण वो सड़ने लगता है। क्या होता है वो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और इस प्रकार से तैयार होती है हमारी मैन्योर, और इसको हम जूनियर क्लास में लिखा गया, जैसे कि 6th में हम पढ़ चुके हैं पहले वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, क्योंकि ये अर्थवर्म वगैरह जो रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके द्वारा ऐसा होता है, इनके एक्टिविटीज़ के द्वारा ये जो मैन्योर है ये तैयार होती है, और इसको फिर निकाल के खेत में डाल दिया जाता है, और इसको नेचुरल फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है। ये नेचुरली अकर होती है। अब हम आगे देखते हैं। डिड प्लांट्स इन ऑल द, अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया गया, एक एक्टिविटी बताई गई है, चलिए हम ये भी करके देखते हैं। बताया गया कि टेक मूंग और ग्राम सीड्स, आप अपने घर में पाई जाने वाली कोई भी दाल है उसकी सीड्स ले सकते हो, या फिर ग्राम वगैरह जो चने रहते हैं उनकी सीड्स ले सकते हो। और फिर क्या करना है हमको वो देखते हैं। 3 ग्लास लेने हैं, या फिर 3 बर्तन लेने हैं, 3 गमले ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके ऊपर ABC लिख दीजिए तीनों को अलग अलग। फिर एक पहला ग्लास लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी सॉइल डालिए, और उसके अंदर थोड़ा सा काउ डंग मतलब गाय का गोबर। अब देखिए, गाय का गोबर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा ऐड कर दिया, यानी कि सॉइल के अंदर आपने काउ डंग डाल दिया। फिर ग्लास B, सेकंड ग्लास लीजिए, उसके अंदर भी आप कुछ सॉइल मिक्स कीजिए, जिसके अंदर लिटिल यूरिया जो कि एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, यानी कि आर्टिफिशियल खाद है, जो कि आपको फैक्ट्री में तैयार होती है, और वो आप डाल दीजिए उसमें। और तीसरा जो रहता है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी कि पहले के अंदर हमने गाय का गोबर डाला, दूसरे में यूरिया डाला, और तीसरे के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब हर एक ग्लास के अंदर सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिए। प्लांट द सीडलिंग्स इन दैम, फिर उसके अंदर आप सीडलिंग्स यानी कि जो बीज थे वो उसके अंदर उगा दीजिए। फिर उनको साफ जगह पर, सेफ जगह पर रख दीजिए, और हर रोज़ उसके अंदर पानी डालिए। और 7 से 10 दिनों के बाद आप क्या देखने वाले हो वो हम देखते हैं कि 7-10 दिनों बाद लगभग क्या हो जाता है। ये देखिए, ABC हमने देख लिया, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब होगा क्या वो देखते हैं। अब यहाँ पर कौन से ग्लास के अंदर बेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples are. अब फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की बात, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? केमिकल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मतलब जैसे ज़मीन के अंदर सपोज फॉस्फोरस की कमी है, तो फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस आता है, वो फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर ला के उसमें डाल दो। अगर ज़मीन के अंदर यूरिया की कमी है, तो यूरिया का भी पर्टिकुलर एक केमिकल आता है जो वो आप डाल सकते हो, यानी कि लेकिन सॉइल के अंदर आप मैन्योर के द्वारा किसी पर्टिकुलर चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। मैन्योर जो है, जैसे गाय का गोबर और जो हमने देखा वर्मी कंपोस्ट, वो आपको पूरे का पूरा ही डालना पड़ेगा। उसमें आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि सॉइल में किस चीज़ की कमी है और मैं वो चीज़ डाल दूँ, इसमें आपको ये थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन फर्टिलाइज़र जो रहता है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल्स हैं, और उसमें आप ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ की कमी है, और पर्टिकुलर उस चीज़ को आप उस खेत में ऐड कर सकते हो। अब फर्टिलाइजर्स है क्या? ये केमिकल्स होते हैं जो कि कहाँ पे बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज़ के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए,
यूरिया, अमोनियम, NPK एट्सेट्रा। ये सब जो मैंने एग्जांपल्स लिए, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? फर्टिलाइजर्स के। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ डेवलप्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब फर्टिलाइज़र के उपयोग से क्या होता है कि सपोज़ आपकी जो ज़मीन, आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, आजकल आप ज़मीन का टेस्टिंग करवा सकते हो अपना। तो जब आप ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी कि ज़मीन के अंदर ये फला न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम है, तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा वो पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो। तो इससे आपको एक बेटर यील्ड मिलती है, यानी कि अच्छी पैदावार मिलती है क्रॉप्स की। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव मेड सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर आप इसका यूज़ कैसे करोगे? एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ फर्टिलिटी, या फिर जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं मेरे कर्सर पे, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है ज़मीन का उपजाऊ होना। उपजाऊ मतलब कि जो ज़मीन फर्टाइल होगी वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होगी, जो फर्टाइल नहीं होगी वहाँ पर खेती नहीं होगी। तो फर्टाइल वर्ड जो है उसको हिंदी में हम बोलते हैं उपजाऊ। तो अच्छी ज़मीन यानी कि उपजाऊ ज़मीन होगी तो वहाँ पे खेती अच्छी होगी, और जो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी वहाँ पर खेती बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स से क्या क्या नुकसान है हमको देखिए। पहला तो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, दूसरा वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है भाई? क्या आपने सोचा है? हमने जो फर्टिलाइज़र था वो तो हमने खेत में डाला, तो इससे वाटर पोल्यूशन कैसे हो गया? सोचिए ज़रा, कैसे होगा वाटर पोल्यूशन भाई? चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आप खेत के अंदर जब फर्टिलाइज़र डालेंगे तो फर्टिलाइज़र एक तरह का केमिकल ही है, और जब बारिश आती है तो बारिश का जो पूरा पानी है पूरी पृथ्वी से वो कहाँ जाता है? या तो वो जाता है नदियों में, या वो जाता है सीधा समंदर में। नदियों में भी जाता है तो नदियाँ भी तो जाके सी में मिलती हैं। तो जब बारिश आती है तो बारिश जो खेतों के अंदर जब बारिश आएगी तो वो पूरा फर्टिलाइज़र जो है, केमिकल फर्टिलाइज़र, वो पानी के साथ बहकर नदियों और नालों में और सी में मिल जाता है, जिससे उस वाटर को पोल्यूट करता है। तो इसी तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated। तो देखिए, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के हमें नुकसान देखिए। पहली बात तो फर्टिलाइज़र बहुत महंगे होते हैं, उनको खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा, वो केमिकल होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बर्बाद कर देते हैं। और तीसरा, इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो इतने ज़्यादा नुकसान इससे होते हैं, इसलिए हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ और मेथड्स भी हैं। जैसे कि हम क्या करें? पहली बात तो हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करें। किसका? ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब जो हमने अभी मैन्योर की बात की, यानी कि जो गाय भैंसों का गोबर हो गया और छिलके वगैरह सब्जियों के और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको सड़ा कर वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जाता है उसका यूज़ करें, तो हमें केमिकल्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका है इसमें, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, यानी कि जैसे आपने 2 फसलें लगाई तो 2 फसलों के बाद ज़मीन को खाली छोड़ दो, उसके ऊपर कुछ भी नहीं उगाओ। या फिर जैसे पहले आपने गेहूँ उगाया, उसके बाद 2 महीने ज़मीन को खाली छोड़ दो, उसके बाद आप दूसरी फसल उगाओ। तो इस तरीके से क्या होगा, ज़मीन जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद ब खुद दोबारा गेन कर लेगी। तो 2 क्रॉप्स के बीच में आप गैप रख के ये कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर का यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मैन्योर अपने आप समझ गए, जैसे गाय का गोबर हो गया, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो मैन्योर का यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे कि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब कि वो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। मतलब आपने एक बार उसमें पानी डाल दिया तो ज़्यादा समय तक गीली रहेगी, तो इससे प्लांट्स को पानी की कमी का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, इट रेप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और इससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी भर जाते हैं। तो इसके 2 फायदे हैं। देखिए, मैन्योर का यूज़ करने से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का एक और मेथड है जिसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। क्या नाम दिया है यहाँ पर? क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी आप ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अब क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन का मतलब अलग अलग क्रॉप्स को उगाना अल्टरनेटली।
यानी कि आपने एक फसल, अब देखिए एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो सॉइल में से उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी जो वो फसल खाती है। जैसे हमने बर्बन का एग्जांपल दिया था, तो जो लोग, सब लोग अगर बर्बन खाएंगे तो क्या होगा, बर्बन खत्म हो जाएगा 10 दिन में, तो बाकी महीने के 20 दिन हम बैठे तालियां बजाएंगे। तो वैसे ही अगर हम अल्टरनेटिवली, यानी कि एक दिन हमने ऑप्शन में पार्ले लिया, एक दिन हमने बर्बन लिया, एक दिन हमने ब्रिटानिया लिया, एक दिन हमने गुड डे लिया, तो हमारा जो इस तरीके से पूरे महीने तक हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट है उस तरह के बिस्किट्स हमको मिलेंगे। तो वैसे ही फसलें भी अगर आप अल्टरनेटिवली उगाएंगे, यानी कि एक फसल उगाई, फिर दूसरी उगाई, फिर तीसरी उगाई, बीच में एक साल खाली, 1-2 महीने 3 महीने खाली छोड़ दिया, फिर एक फसल उगाई, फिर दूसरी उगाई, फिर खाली रखा, तो इस तरीके से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रखे जा सकते हैं। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. अगर हम पुराने समय की बात करें, पहले क्या होता था, नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, उत्तर भारत के अंदर जो किसान थे वो खेतों के अंदर साल में एक बार लेग्यूम्स उगाते थे। नाउ व्हाट आर दीज लेग्यूम्स, ये क्या है? क्या उगाते थे वो? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स एक तरह का फॉडर है। फॉडर मतलब चारा। फॉडर का मतलब क्या है? चारा। चारा आप जानते हैं ना, गाय भैंसों को जो डाला जाता है वो। तो वो एक बार उन्होंने एक सीजन में वो फॉडर उगाते थे, फॉडर के ऊपर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब होता है कोई भी बीज वाला पौधा, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि मटर हो गए या फिर फलियां हो गई, इस तरह के पौधे उगाए जाते थे जिनको फसल भी उससे होती थी और उससे चारे के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता था। तो एक सीज़न में उन्होंने फॉडर लगा दिया और दूसरे में उन्होंने क्या लगा दिया? वीट। वीट आप जानते हैं गेहूं। तो इस तरीके से वो सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रखते थे बाय क्रॉप रोटेशन। अब देखिए क्रॉप रोटेशन हो गया यहाँ पर, यानी कि क्या किया उन्होंने, पहले फॉडर के तौर पे लेग्यूम्स लगाए, उसके बाद उन्होंने वीट उगा दी। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इस प्रकार से सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी थी वो पूरी हो जाती है फिर से। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए भी एनकरेज किया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को किया जाए। In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix nitrogen, atmospheric nitrogen. आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो ये जो बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, राइजोबियम इसका नाम है। ये बैक्टीरिया जो है, ये लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना, यानी कि जो मटर जैसे पौधे हो गए, यानी कि मटर हो गया, फलियां होगी, ऐसे जो पौधे रहते हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, क्या होती हैं इन पौधों की जड़ें। इन पौधों की जड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जैसे कि हमने देखा ना, यहाँ पर नाइट्रोजन बढ़ जाएगी, तो ये पौधे जो रहते हैं इनके अंदर जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये देखिए आपके सामने एक चार्ट आ गया है जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं अभी। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, फर्टिलाइजर्स कैसे हैं? दे आर मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक। क्या है ये? मैन मेड है और इनऑर्गेनिक हैं। चलिए तो पहले हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड होते हैं, यानी कि आपको मैंने बताया कि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनते हैं, नेचुरली नहीं बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो दे आर मैन मेड एंड दे आर इनऑर्गेनिक, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मैन्योर जो रहता है वो नेचुरल है। देखिए ये मैन मेड है, ये नेचुरल है। और ये कैसे मिलता है? डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। कैटल डंग यानी कि गाय भैंसों का गोबर, और प्लांट रेजिड्यूज, प्लांट्स के जो अवशेष बचते हैं, पत्ते हो गए, इन चीज़ों से ये बनता है मैन्योर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। दूसरा है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं, लेकिन मैन्योर कहाँ बनता है? फील्ड्स के अंदर। आप खेतों में इसको बना सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स से सॉइल को ह्यूमस नहीं मिलता है, लेकिन मैन्योर जो है वो सॉइल को ह्यूमस देता है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो रिच होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
लेकिन मैन्योर जो है वो बहुत ही कम रिच होता है इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर। देखिए अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आपको पता लगा। देखिए पहले जो हमने बात की कि मैन्योर जो है उसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये मैन्योर के अंदर बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये तो केमिकल है ना भाई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो सब केमिकल्स हैं। तो केमिकल जब फैक्ट्रीज में बन रहे हैं तो केमिकल की मात्रा उसमें अपने हिसाब से सेट की जा सकती है, लेकिन मैन्योर जो है वो नेचुरल है, इस कारण से उसके अंदर इनकी मात्रा काफ़ी कम रहती है। इसी कारण से ये ज़मीन को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं आगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेज, मैन्योर यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। पहला, मैन्योर जो है वो फर्टिलाइज़र से काफ़ी बेहतर माना जाता है। क्यों? पहला बताया गया यहाँ पे, इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया ऊपर भी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इससे बढ़ती है। दूसरा, ये सॉइल को पोरस बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। इससे सॉइल के अंदर सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। पोरस मतलब उसको उसमें से चीज़ को पास किया जाता है, उसको पोरस कहा जाए। पोरस मतलब कोई चीज़ उसमें से पास हो जाए, उसको हम पोरस कह सकते हैं, यानी कि रिसने वाला बोल सकते हैं कि उसमें से कोई चीज़ रिस जाए तो सॉइल पोरस बन जाती है। इस कारण से जो सॉइल है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो जाता है, यानी कि हवा के अंदर से वो इसकी रूट्स जो हैं वो आसानी से, प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो आसानी से सांस लेकर गैसेस का एक्सचेंज कर सकती हैं। और तीसरा, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे सॉइल के अंदर जो अच्छे माइक्रोबैक्टीरियाज हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल के अंदर, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और लास्ट है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इससे सॉइल का टेक्सचर भी सुधरता है, टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है। तो इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं मैन्योर के एडवांटेजेस के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूरा करना है। अगला हमारा टॉपिक है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक जीवित प्राणी जो है उसको पानी चाहिए, पानी के बिना तो हम जीवित रह ही नहीं सकते हैं। किसी भी प्राणी की बात की जाए, भले वो पेड़ पौधे या हम हैं, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। पानी जो है प्लांट्स अपनी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स देखो पानी मुंह से नहीं पीते हैं, वो ज़मीन में से अपनी जड़ों के द्वारा पानी को ले लेते हैं। पानी के साथ साथ ज़मीन से वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप देखिए, जो हम खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो फर्टिलाइज़र डालने का मतलब ये नहीं है कि हमने फर्टिलाइज़र उठा के वहाँ पर जो ये प्लांट्स है, प्लांट्स को काट के उसके अंदर भर दिया, नहीं। फर्टिलाइज़र हम लोग ज़मीन पे फेंकते हैं, ज़मीन में डाला जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन से ही पानी भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं और फर्टिलाइजर्स भी लेते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स के अंदर 90% पानी होता है। सो वाटर कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए। अगर कंडीशन ड्राई होगी, यानी कि अगर सूखा रहेगा, पानी नहीं डालोगे पौधों में, तो पौधे उगेंगे? बिल्कुल नहीं उगेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसी प्रकार से जो पानी के अंदर मिले हुए न्यूट्रिएंट, हम देखिए हम न्यूट्रिएंट्स कहाँ फेंकते हैं? ज़मीन के ऊपर। यानी कि जो भी हमारे फर्टिलाइज़र है या फिर मैन्योर है, इसको हम ज़मीन पे डाल देते हैं, खेतों में डाल देते हैं, फील्ड्स के अंदर। और फिर धीरे धीरे ये जो है इसका असर, पानी जब डालते हैं तो पानी के द्वारा ये मिक्स होके नीचे ज़मीन में मिल जाता है, और ज़मीन से इसको जो प्लांट्स हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा पानी के साथ खींच लेते हैं और पूरे प्लांट के पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं। नाउ प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स ऑल्सो। पानी जो है वो क्रॉप को फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से बचाते हैं, यानी कि पानी होता है, इसी कारण से वो ठंड में भी बच जाते हैं और गर्म हवाएं जो रहती हैं उससे भी ये बच जाते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर हमें प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ चाहिए, फील्ड्स की जो कैपेसिटी है, जो इसकी न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी है वो बनाए रखनी है, तो इस तरह इसके लिए हमें रेगुलरली सॉइल को वाटर करना पड़ता है, यानी कि पानी बराबर डालना पड़ता है। जैसे कि आप घरों में जो आपके पौधे लगे हैं, छोटे मोटे पौधे गमलों में लगाए जाते हैं, या फिर घर के आजू बाजू पेड़ जो हैं उनको रेगुलर वाटरिंग करना जरूरी होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इरिगेशन का मतलब होता है कि पौधों को
पानी देना रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी कि जैसे आप समय समय पे पानी पीते रहते हैं ना, वैसे ही पौधे भी पानी समय समय पे मांगते हैं। तो पौधों को समय समय पे पानी देना, इसी को कहा जाता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब पानी किसको कितना चाहिए, देखिए आप गर्मियों में आप ज़्यादा पानी पीते हो, सर्दियों में आप कम पानी पीते हो, बारिश के सीज़न में भी हमारा पानी का जो कंजप्शन है वो एवरेज हो जाता है। उसी प्रकार किस सॉइल में किस फसल को कितना पानी चाहिए, यानी कि कहाँ पर कितना पानी देना है, वो भी डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। यानी कि क्रॉप कौन सी है, कोई ज़्यादा पानी वाली होती है, कोई कम वाली होती है, तो ज़्यादा वाली को ज़्यादा और कम वाली को कम। फिर सॉइल टू सॉइल, मिट्टी कैसी मिट्टी है, अगर वो ज़्यादा समय तक वाटर रिटेन कर सकती है तो पानी ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर वो ज़्यादा समय तक पानी रिटेन नहीं कर सकती है तो उसको हमें बार बार पानी देना पड़ेगा। और तीसरा है सीजन टू सीजन, जैसे गर्मी है, गर्मी में पानी एवोपरेट ज़्यादा होता है तो हमें गर्मियों में ज़्यादा पानी देना पड़ेगा और सर्दियों में पानी कम देना पड़ेगा। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि हम शुरू करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर। तो आज हमने जो भी पढ़ा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो क्लियर हुआ होगा। आज जितना भी हमने पढ़ा है इतना आप रिवाइज करिए, और मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, और हम शुरू करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के, यानी कि पानी कैसे दिया जाता है खेतों में फसलों को। फिर मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं इरिगेशन के, और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स जो हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम इस चैप्टर को होपफुली कल के वीडियो में हम इसको पूरा कर देंगे। तो ये था हमारा वीडियो, होपफुली यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं कल जल्द ही नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।